हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बीन्स 450 प्लस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑन एग्रीकल्चर। राइट, तो ये सिर्फ फर्स्ट लेक्चर होगा। ओके, हम लोग इसको कवर करेंगे अराउंड 10 to 12 वीडियोस में। दिस इज जस्ट सम बेसिक्स अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है वही एक बेस बनता है कि आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ किस तरह से होगी और अल्टीमेटली वो किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। ऑलराइट, तो आज हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। बाकी आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम लोग हर चीज को डिटेल में देखेंगे, चाहे वो एमएसपी से हो, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से हो, ऑलराइट, या फिर जो 3 फार्म लॉस आए थे जो कि खैर अब तो नहीं रहे, बट उनमें क्या ऐसे फीचर्स थे जो अगर इम्प्लीमेंट होते तो बेटर हो सकता था हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। ऑलराइट, इसके बाद फिर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उससे हुए इकोलॉजिकल हार्म के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो बात करते हैं कि अब टाइम है जब हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें हमारा आ जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। राइट, उसके बाद हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ओके, एंड लास्टली हम लोग मार्केटिंग के नए नए तरीके देखेंगे कि कैसे हम अपने यहाँ की मार्केटिंग को बेटर बना सकते हैं, जिससे कि फार्मर की इनकम जो डबल करने का गोल था, जो कि हम मिस तो कर गए चलो, लेकिन एटलीस्ट फिर भी इस पे हमारा फोकस बना रहे कि हम कैसे अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेकर पूरा अपना एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस के लिए उसको कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, दिस विल बी जस्ट फर्स्ट लेक्चर, यू कैन से काइंड ऑफ ओवरव्यू कि हम लोग पहले जान लें कि हमें एग्रीकल्चर में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें हमारा फोकस दोनों चीजों पर होता है। एक प्री हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा पोस्ट हार्वेस्ट। ऑलराइट, मतलब वो सभी रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में टू प्रोड्यूस, प्रिजर्व, प्रोसेस, प्रोक्योर एंड ट्रेड द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल, और यू कैन से कमोडिटीज। इनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, प्रिजर्व करने में, प्रोसेसिंग करने में, प्रोक्योर एंड ट्रेड करने में जो भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है वो सभी हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्री हार्वेस्ट, यानी कि प्रोड्यूस कमोडिटी को ग्रो करने में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है या नहीं। राइट, एक्सेसिबिलिटी के अलावा अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि सिर्फ एक्सेसिबल हो वो काफी नहीं है। अगर आज जो हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं उसमें अगर हम बीटी सीड्स ले भी लें, ठीक है, काफी अच्छे प्रोड्यूस कर लिया, सब कुछ हो गया, बट अगर वो अफोर्डेबल नहीं है फार्मर को तो फिर दिक्कत होगी ना। right? और ये सब जो भी है ये हमारे बीटी को बायोटेक्नोलॉजी वाले सीड्स। ओके, उसके अलावा एक और टर्म आपको सुनने को मिलता है टर्मिनेट सीड्स। राइट, इस तरह की चीजें जो भी हैं वो सब फर्दर लेक्चर्स में कवर होंगी। आज सिर्फ एक लेक्चर नंबर 1 है जो कि मोस्टली ओवरव्यू टाइप होगा कि चैलेंजेस क्या क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ऑलराइट, तो प्री हार्वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हमें चाहिए एकदम क्वालिटी सीड्स। ऑलराइट, क्वालिटी सीड्स की बात हम किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। आप ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम जानते होंगे कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा सक्सेसफुल रहा था तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सीड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्वालिटी के अलावा हमें इनकी अफोर्डेबिलिटी भी बेटर करनी होगी। अभी तक आज तक हमारा एग्रीकल्चर क्या है, मोस्टली ऐसा रहा है कि फार्मर अपना जो प्रोड्यूस करता है उसमें से जो बच जाता है उसी को एज अ सीड स्टोर कर लेता है अगले सीजन के लिए। ऑलराइट, बट क्योंकि हमारे यहाँ जिस लेवल का आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ मार्च में हीट वेव्स आई थी पंजाब में और हमारा वीट प्रोडक्शन इससे इम्पैक्ट हुआ। राइट, उसी तरीके से अभी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में फ्लड आए थे जिस वजह से हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी काफी इम्पैक्ट हुआ। क्लियर, तो हमें ऐसे सीड्स चाहिए जो इस क्लाइमेट की वैगरीज को स्टैंड कर सकें, जो ज्यादा से ज्यादा वाटर टॉलरेंट हो, ठीक है, कि अगर फ्लड की सिचुएशन बनती है तो वो रेसिस्ट कर सकें उस चीज को। हीट टॉलरेंट हो, अगर हीट वेव स्लो हो रही है तो उनकी रेपनिंग में प्रॉब्लम ना आए। ऑलराइट, तो पहला तो हमें क्वालिटी सीड्स चाहिए। दूसरा, फर्टिलाइजर। अब देखिए हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहा है, एनपीके। राइट, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि हमें 4:2:1 में मिक्स करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं 8:4:1 में मिक्स कर रहे हैं। राइट, तो ये जो एन है ना, दैट स्टैंड फॉर यूरिया, इस यूरिया का बहुत ज्यादा यूसेज हो रहा है हमारे यहाँ, ओवर यूसेज हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो हमारी सॉइल को ही डैमेज करता है, हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसी को कम कर देता है। ऑलराइट, और यूरिया में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। जितना यूरिया आपने डाला है, छिड़का है ना, वो पूरा प्लांट एब्सॉर्ब नहीं करता और वो रन ऑफ हो जाता है, और रन ऑफ होके जाता है अल्टीमेटली रिवर्स में।
और फिर वो रिवर में वो सारी चीजें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यूट्रोफिकेशन, ओके, मराइन लाइफ, एनिमल्स जो हैं डॉल्फिन्स वगैरह, इनको डैमेज, ओके। तो ये सब चीजें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फिर। तो आप फर्टिलाइजर ऐसा बनाइए जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, उसका वेस्टेज कम हो, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरिया। तो इसी के लिए हमने 2-3 इनिशिएटिव्स लिए थे। ऑलराइट, एक तो हम लोग नैनो यूरिया लेकर आए, ओके, ये बनाया है हमने। उसके अलावा हम लेकर आए थे नीम कोटेड यूरिया, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जा रहा था, ओके। इवन बांग्लादेश तक स्मगलिंग की जाती थी इस चीज की। तो ये सब रोकने के लिए हम लोग नीम कोटेड यूरिया लेके आए, और इस नीम कोटेड से एक और अच्छी चीज ये होती थी कि ये स्लोली एब्जॉर्ब होता था प्लांट में, ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से स्लोली उसको ले सके। ऐसा नहीं कि जितना जरूरत है एक बार में लेके बाकी रन ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब देखिए हमारी जो कंट्री है, यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर होता है दैट इज मोस्टली मानसून फेड। अब अगर ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो और एनी अदर इवेंट्स अगर मानसून फेल हुआ, तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अराउंड मोर देन 50%, सॉरी, मोर देन 50% जो एरिया है हमारा, ओके, क्रॉप एरिया, वो रेन फेड है, क्योंकि वो बारिश पर ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमें जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज को पहुंचा सकें, हम उतने कैनाल्स बना सकें, हम उतने छोटे छोटे रिव्यूलेट्स डेवलप कर सकें, ठीक है, जो हम वाटरशेड मिशन भी चलाते हैं, ताकि एक अश्योर्ड इरिगेशन सप्लाई रहे कि अगर मानसून फेल हो भी गया है तो भी आपको पानी की दिक्कत नहीं होगी अपनी ग्रोथ में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मशीनरी। अब देखिए जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 90% फार्मर्स जो हैं दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल, राइट, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच के फार्मर्स है। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सभी बड़ी बड़ी मशीनरीज ले पाए। इवन आपको 2 से 3 एकड़ वाले ऐसे फार्मर ही मिल जाएंगे जिनके पास इवन ट्रैक्टर भी नहीं है। Alright, forget about harvester, okay, और थ्रेशर एंड these टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैंने जब आपको पंजाब का वो केस पढ़ाया था, अगेन मेन सीरीज में ही क्रॉप रेसिड्यू वाला, उसमें मैंने आपको कहा भी था हैप्पी सीडर टाइप सॉर्ट ऑफ चीज। ठीक है, तो ये सब अफोर्ड करना हमारे मेजोरिटी फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, तो हमें फार्म मैकेनाइजेशन तो करना ही होगा, ओके। इसी के लिए हम लोग को कंसेप्ट लेकर आए थे कि रेंटल टाइप का, ठीक है, जैसे आज आप कैब हायर कर सकते हो, ओके, कुछ टाइम के लिए अगर आपको 1 घंटे के लिए चाहिए। उसी तरीके से कि हम मैकेनाइजेशन में इस तरह के आउटलेट्स बना सकें फार्म विलेजेस में, जो ये सब मशीन रेंटल पे प्रोवाइड कर सकें स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा कि विलेजेस में रहने वाले लोगों की इनकम को डाइवर्सिफाई भी करेगा। ओके, आज आप अपने अराउंड देखेंगे तो कई लोग हार्वेस्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कई लोग हैप्पी सीडर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन रेंटल बेसिस। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्री हार्वेस्ट के रिसोर्सेज। नेक्स्ट आते हैं हम पोस्ट हार्वेस्ट पे। तो देखिए पोस्ट हार्वेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है स्टोरेज की, ठीक है? क्योंकि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं सबके पास इतना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, तो उसके लिए जरूरी है वेयर हाउसेस हो जहां पर फार्मर अपना स्टोर कर सके। ऑलराइट, और अगर उसके पास स्टोरेज करने की जगह नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोड्यूस की, ठीक है। कि इस वक्त अगर उसके जो दाम है उसके क्रॉप के वो बहुत कम चल रहे हैं, तो उसके पास स्टोरेज की जगह है नहीं, कोई बारिश वारिश आ जाएगी या पेस्ट लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वेयर हाउसेज बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये अकेले से गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अब वेयर हाउसेज तो फिर भी है कि चलो वो लो कॉस्ट में बन जाते हैं, बट बिगर प्रॉब्लम इज दिस कोल्ड स्टोरेज, कि इनकी कॉस्ट करोड़ में जाती है, जो कि सिर्फ सरकार नहीं बना के दे सकती आपको, और प्राइवेट वाले भी अगर करते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट कहती है चलिए आप कीजिए तो हम आपको 50% सब्सिडी देंगे। और कोल्ड स्टोरेज ज्यादा जरूरी क्यों है, अब याद कीजिए आप टॉप्स को, ठीक है, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इनके प्राइस कभी कभी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर जब न्यू फसल आती है तब एकदम से फिर से गिर जाते हैं। तो इसमें बहुत हाई लेवल के फ्लक्चुएशन होते हैं। और अभी याद कीजिए सिर्फ ये ओनियन और टोमेटो की प्राइस की वजह से ही हमारा जो सीपीआई इंडेक्स है, ये कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये जब बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली फिर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है आरबीआई की, उसको रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है, और रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है यानी कि आपके लोन कॉस्टली हो जाते हैं। और अगर लोन कॉस्टली हो गए आपके, ऑलराइट, लोन कॉस्टली हो गए तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास जो हाथ में पैसा जाना चाहिए वो कम हो जाता है, और हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल डिमांड भी कम हो जाती है। ऑलराइट, फिर डिमांड कम है तो कंपनीज प्रोड्यूस कम करेंगी, वो एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट करेंगी, गवर्नमेंट के पास आने वाला टैक्स भी कम हो जाएगा क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो गया है। तो ये सब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज, इन तीन की वजह से।
और ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते इनको ऐसे घर में, ये खराब हो जाएंगे। आप घर में भी टोमेटो लाएंगे 2-3 दिन, दैट्स ऑल, अगर आपने फ्रिज में नहीं डाला। इसलिए कोल्ड स्टोरेज बनाना बहुत जरूरी है अगर हमें इनमें होने वाली प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्टेज रोकना है। क्योंकि माना जाता है कि हमारी वेजिटेबल्स में अराउंड 40% जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट चला जाता है, ओके, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज। एंड नेक्स्ट इज मार्केटिंग, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग पूरी तरह से रिलाई करते आए हैं एपीएमसी मंडीज में। जब आजादी के बाद ये लाया गया था तो उसका एक रीजन था कि क्या होता था कि छोटे फार्मर से उस टाइम जो जमींदार हुआ करते थे वो प्रोड्यूस उसका कलेक्ट कर लेते थे उसके फार्म से, ओके। उसके बाद फिर खुद मार्केट में लाके जो अच्छे रेट दे रही होती थी गवर्नमेंट उसको बेचते थे। वो छोटा फार्मर जो था उसके पास प्रॉपर, अगर आप आजादी के टाइम में जाएंगे तो अधिकतर फार्मर्स के पास तो बैलगाड़ी भी नहीं होती थी। तो आप लेके कैसे जाओगे मार्केट तक अपना प्रोड्यूस, ओके। और फिर छोटे फार्मर में प्रोड्यूस भी कम ही होगा। तो वहीं के जमींदार सभी छोटे फार्मर से कलेक्ट कर लेते थे और फिर अपने, उनके पास तो वो अफोर्ड कर सकते थे, चाहे वो बैलगाड़ी हो, ट्रैक्टर्स हो, ट्रॉली हो, ठीक है। तो फिर वो लाके मंडी में बेचते थे दुगने तिगने दाम पे, ऑलराइट। तो ऐसे में डिस्ट्रेस सेल जो होती थी फार्मर्स की, उसको रोकने के लिए बनाया गया था एपीएमसी को, कि जो भी खरीदना और बेचना होगा फसल का, वो सिर्फ मंडी के यार्ड में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। बट ओवर द इयर्स क्या हुआ है कि एपीएमसी मंडीज का इतना हैवी पॉलिटिसाइजेशन हुआ है कि यहाँ पर आज जो भी पार्टी पावर में होती है उसके ही बंदे यहाँ बैठे होते हैं, और हैवी फीस होगी, ठीक है, काफी फीस भी लगाई जाएगी। लेकिन फीस लगाने के बाद भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया जाता है। बहुत बुरे हाल हैं, चाहे वो मेजरमेंट वाली मशीनें हों, चाहे कई बार आपको 3-3 दिन अपनी ट्रॉली लाइन में लगा के रखनी पड़ती है। तो इसी को गवर्नमेंट ने पहले तो रिफॉर्म करने की कोशिश की, बट स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें एंथुसियाज्म दिखाया नहीं। तो ठीक है, आप रिफॉर्म नहीं कर रहे हो तो हम दूसरी चीज लेके आएंगे, इसका ऑल्टरनेटिव एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर, सभी छोटे छोटे फार्मर खुद मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और या आप कह लीजिए कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं जहां उनका मन होगा, ऑलराइट। तो ये बात हो गई हमारे प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अल्टीमेटली सारे रिसोर्सेज का गोल क्या है, तो गोल एक ही है, टू प्रोड्यूस, प्रिजर्व, प्रोसेस, प्रोक्योर, ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज, ऑलराइट। तो आपको यहां तक समझ में आया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। आगे चलते हैं, वाई रेजिलियंट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल, ओके। तो देखिए सबसे पहले तो कि अगर हमारे पास क्वालिटी क्वालिटी सीड्स नहीं है, ठीक है, या अच्छा फर्टिलाइजर नहीं है कि हम अपने जो पेस्ट वगैरह लग रहे हैं उसमें उनको रोक सकें। अगर फर्टिलाइजर है तो अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, हीट वेव आ गई, ड्रॉट आ गए, या हैवी फ्लड्स आ गए, ठीक है, तो मेरा तो काम खराब हो गया, राइट। अगर ये सब हो भी जाए तो उसके बाद मेरे पास स्टोरेज नहीं है, ठीक है, मैं कहाँ स्टोर करूं, मेरे आसपास कोई वेयर हाउस नहीं है, और अगर मैंने वेजिटेबल्स ग्रो करें तो हमारे यहाँ पर कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम इसमें, ऐसे में, ठीक है। तो ये तो चलिए हम रिड्यूस पोर हार्वेस्ट लॉस में देखेंगे, बट ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं अश्योर्ड प्रोडक्टिविटी के लिए, ऑलराइट। तो अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाते हैं स्पेशली प्री हार्वेस्ट वाले साइड पर, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर चाइना यूएसए से आप कंपेयर करेंगे ना, तो अगर मैं सिर्फ वीट और राइस के एरिया वाइज बात करूं, ठीक है, तो यूएसए और चाइना की प्रोडक्टिविटी हमसे 3 to 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। मतलब जितने 1 एकड़ के प्लॉट में हम लोग जितना टन निकाल रहे हैं, वो लोग उससे 3 to 5 टाइम्स ज्यादा निकाल रहे हैं, ऑलराइट। और ये प्रोडक्टिविटी उनकी ज्यादा क्यों है, ड्यू टू बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, बेटर प्रोविजंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ऑलराइट। तो अभी हमें क्या करना है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट, अभी भी, और अल्टीमेटली लोगों की फूड हैबिट्स भी चेंज हो रही है, डिमांड भी बढ़ेगी इस सब की, ऑलराइट। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एरिया इंक्रीज कर लो, ठीक है, कि और जो एरिया जंगल वंगल है उनको काट लो और एग्रीकल्चर करो वहां पर, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसी में से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, ऑलराइट। और ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ये बढ़ेगी अच्छी क्वालिटी के सीड से, टाइमली और अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर लाकर और इरिगेशन देकर, ऑलराइट। तो अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं तो हम अच्छी प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फार्मर से। नेक्स्ट इज रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो यहाँ पे वही सब बातें आएगी कि अगर हमारे पास स्टोरेज अच्छे नहीं है, ठीक है, वेजिटेबल्स के केस में हम लोग 30%, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों में 30% वेस्टेज करते हैं, ऑलराइट। एंड सेम अराउंड 20% वेस्टेज हमारा क्रॉप्स में भी होता है। आपने कई बार देखा होगा एपीएमसी मंडी में आप जाएंगे तो वहां पर एक बरसात पड़ती है सुबह और काफी सारा अनाज ओपन में रखा रहता है, और वो पूरा गेहूं से ले जाता है, राइट। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने वेयर हाउसेज बनाएं, हम अपने सिलोस बनाएं। सिलोस और वेयर हाउस में से फर्क ये है, जैसे अगर आपका वेयर हाउस ये है, ठीक है, इस टाइप के गोडाउन टाइप में बनता है, ठीक है। सिलोस आर लाइक इस तरह के, ठीक है, डोम टाइप में बहुत बड़े बड़े,
ठीक है, इसमें सीधे अनाज डाला जाता है। यहाँ पे तो फिर भी बोरे बोरे में स्टोर किया जाता है, यहाँ पे सीधे। ठीक है, अगर फेमस है कुछ तो आपने देखा होगा, अडानी ग्रुप के कुछ लोज बने हैं हरियाणा में, और बहुत ज्यादा बने हैं, आई थिंक 100 एकड़ से ज्यादा में बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्लोज। ओके, तो वेयर हाउसेस, सिलोज, कोल्ड स्टोरेज, ये सब हमें डेवलप करने की जरूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अगर सिर्फ एज इट इज बेचेंगे ना, तो उससे अच्छी प्राइस नहीं आती है। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कि आपने कोल्ड स्टोर से निकाला सीधे बेचे, नहीं, उनकी प्रोसेसिंग करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें उसके लिए ये वेयर हाउसेस, सिलोज, कोल्ड स्टोरेज बनाने के अलावा हमें पैक हाउसेस भी बनाने चाहिए। ऑलराइट, ताकि एक प्रॉपर सप्लाई चेन डेवलप हो सके, कि लॉस तो कम हो ही हो पोस्ट प्रोडक्शन, बट उसके अलावा अच्छी प्राइस भी मिल सके। और वो अच्छी प्राइस मिलने के लिए ही हमारा फोकस है कि हम अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सके। इसी के लिए हमने एपीएमसी में रिफॉर्म करने की कोशिश की है। हमने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए ताकि फार्मर डायरेक्ट सेल कर सके। ठीक है, हम ई नैम लेकर आए थे। ई नैम का गोल क्या था, कि पूरे इंडिया में सिंगल मार्केट बनाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज नाउ एग्जाम्पल, कि अगर ये एमपी का वो वाला रीजन है, ठीक है, बुंदेलखंड वाला रीजन, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा यूपी लगा हुआ है सपोज। ठीक है, अब अगर यहाँ की जो एपीएमसी मंडी है, वहां पर उस फार्मर को अच्छे रेट नहीं मिल रहे अपने प्राइस पे, लेकिन यहाँ की कोई मंडी उसको अच्छे प्राइस दे रही है यूपी की। ठीक है, सपोज, जबकि होता उल्टा है, यूपी से बेटर प्राइस एमपी में मिलते हैं। तो चलिए वो कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर झांसी में सपोज कोई आदमी फार्मर था, उसने ले जाके ग्वालियर में अपना प्रोड्यूस बेचा या मोरेना में बेचा। ठीक है, तो वो था कंसेप्ट सिंगल मार्केट का। ऑलराइट, और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये ई नैम में जो भी सेलिंग होगी ना, वो आपकी होगी मंडी में ही। ऐसा नहीं है कि उधर से कोई फार्मर या कोई अच्छा कंपनी, कोई प्रोड्यूसर जिसको जरूरत है, जैसे बड़े बड़े वॉलमार्ट जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको जरूरत है तो वो यहाँ के फार्मर से सीधे ले लेंगे। नहीं नहीं, इस ई नैम मार्केट का ये कंसेप्ट नहीं था। ई नैम में आपकी सेलिंग होगी वहीं पे। ठीक है, जिसको आपसे खरीदना है ना, वो उसी मंडी में आएगा जो आपके घर के पास है, वहीं पे सेल होगी पूरी। ठीक है, आपको सिर्फ प्राइस अच्छे दे रहा है वो। ओके, तो ये 3 क्रूशियल गोल हम लोग अटेंड कर सकते हैं, कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम कर सकते हैं, और फार्मर की इनकम बढ़ा सकते हैं। क्लियर, तो ये बेनिफिट होंगे। अब हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं और इनके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं। तो देखिए, सीड्स के लिए सबसे पहले 2 चीजें जरूरी है। पहला, कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे, स्पेशली ये इस तरह के एलिगेशन पार्टीज एक दूसरे पे लगाती रहती हैं, कि फर्टिलाइजर और सीड्स की टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, और फार्मर का टाइम निकलता रहता है। ठीक है, मानसून आ गया है लेकिन उसको सीड्स नहीं मिल रहे, कई जगह उसको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, एंड सो ऑन। ओके, सो अवेलेबिलिटी, एंड उसके बाद अफोर्डेबिलिटी भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनीज अगर सीड्स बना रही हैं तो वो इतने हाई रेट पे बना रही हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए इंडिया का फार्मर। यूएसए वगैरह में चलता है, वहां हर चीज का प्राइवेटाइजेशन है, वहां पूरा एग्रीकल्चर प्राइवेट हैंड्स में चल रहा है। अगर उनकी बात अलग है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, वो भी एकदम क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स की। ठीक है, क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स। क्लियर, तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब याद कीजिए, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था कम्युनिटी सीड बैंक। इसलिए ये क्या कर रहे थे, कि सीड्स के जो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेटर बनाया जा रहा था। ओके, और इसके लिए हम लोग एक प्रॉपर सीड एक्ट भी लेकर आए थे। राइट, एंड और याद कीजिए, ये जो लेस आप लोग लेते हैं, इसका एक केस हुआ था गुजरात के फार्मर्स के साथ, कि इन लोगों ने अलग ही, इनका जो आलू यूज होता है चिप्स में, वो एक अलग ही क्वालिटी का होता है, और वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इनके लिए ही ग्रो करते हैं गुजरात के फार्मर्स। लेकिन उन लोगों ने ये दूसरों को भी सेल कर दिया था, तो उसके अगेंस्ट केस भी चला था, पेप्सिको वर्सेस फार्मर्स, कि यहाँ पर आपने हमारे जो प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी वाला जो एक्ट है, उसको वायलेट किया है। राइट, तो ये सारे एक्ट जो हम लोग लाए थे, ये हम इसीलिए लेकर आए थे ताकि हम इन सीड्स को बेटर बना सकें। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई सीड्स की। अब चलते हैं फर्टिलाइजर्स पर। तो सेम इशू फर्टिलाइजर भी है, फर्टिलाइजर में भी एक तो है कि टाइमली अवेलेबिलिटी। आपने कई बार देखा होगा कि यूरिया के लिए कुछ स्टेट से मारामारी तक हो जाती है। ओके, किसान प्रोटेस्ट भी करने लगता है कई बार सरकार के अगेंस्ट, कि आप क्यों अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हो। ऑलराइट, तो कई बार ये इसलिए हो जाता है, प्रोडक्शन की शॉर्टेज हो जाती है। अब आप याद कीजिए कि जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी शुरू, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सप्लाई पे ही पड़ा था, क्योंकि वो हम यूक्रेन और रशिया से काफी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए गैस चाहिए, और वो रशिया के पास भरपूर है। राइट, तो अवेलेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम पहले तो प्रोडक्शन अच्छा करें। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज भी इसके लिए जरूरी है, और दूसरा, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। कई बार क्या होता है
कि आपका लीक होके बांग्लादेश भी चला जाता है, नेपाल भी चला जाता है, प्रॉपर स्मगलिंग चलती रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ यूरिया पर ना गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे सब्सिडी बहुत देती थी और बांग्लादेश में ऐसा कुछ मिलता नहीं था, तो वो लोग यहाँ से इंडिया का जो फर्टिलाइजर था यूरिया उसको स्मगल करते थे। और तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमारी प्रॉपर हो वो भी जरूरी है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो पहले तो 2015 में एक प्रॉपर न्यू यूरिया पॉलिसी लेकर आए थे हम। ओके, कि और इसका गोल क्या था कि हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। क्लियर। फिर एक और इनिशिएटिव हम लेके आए थे, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसमें आपकी जो जमीन है खेती की, ओके, उसकी मिट्टी का प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा, साइंटिफिक एनालिसिस, और उसमें बताया जाएगा कि आपको कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में देना है। और इससे क्या होगा कि फार्मर का अभी तक ये माइंडसेट है कि डालते जाओ फर्टिलाइजर, डालते जाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है। एक हाथ के बाद वो आपकी सॉइल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को लेस कर देगा। ऑलराइट, तो सॉइल हेल्थ कार्ड हम लेकर आए थे ताकि प्रॉपर उसका एनालिसिस होगा, आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उस पर लिखा जाएगा कि कौन सा फर्टिलाइजर कितने अमाउंट में आपको डालना है आपकी मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है अल्टीमेटली कि हमारा जो फर्टिलाइजर का मिसयूज हो रहा है ना वो रोका जा सकता था। अब अगर यूरिया का ओवर यूज जो हो रहा है उसको रोक लेंगे तो अवेलेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। राइट। नेक्स्ट इज, इसी के लिए हम क्या लेकर आए थे, एक और नीम कोटेड यूरिया जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये क्या करता था कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है, ओके, प्लांट्स में, क्रॉप में, उसके एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, ओके, धीरे धीरे रिलीज करता है। और दूसरा, क्योंकि ये नीम कोटेड है तो इसको आप डाइवर्सिफाई करके किसी और इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते, या आप एग्रीकल्चर में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, अब हमने सब्सिडी जो मिसडायरेक्ट हो रही थी कि बांग्लादेशी और ये लोग थोड़ा मिसयूज कर रहे थे इसका, कि यहाँ से सब्सिडाइज ले जाओ और बांग्लादेश में बेचोगे, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे अब। राइट, ताकि हम ये जो सब्सिडी की लीकेज हो रहे हैं उसको रोका जा सके। राइट, सो दैट्स अबाउट फर्टिलाइजर। अब आते हैं थर्ड पे, दैट इज इरिगेशन। तो इसके तो काफी सारे आपको पता भी होंगे, इसकी काफी सारी स्कीम्स हैं। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा 53% जो एरिया है इट इज अ वाटर स्ट्रेस रीजन। ओके, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोग उतना ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए, पूरी तरीके से मानसून डिपेंडेंट है इतना रीजन हमारा। राइट, अब इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेके आए, सबसे पहले तो बहुत ही फैंसी स्कीम थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राइट, अभी तक उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, बट फिर भी कोशिश तो की जा रही है कि जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको एटलीस्ट पहले कंप्लीट किया जा सके। ओके। उसके बाद एक वाटरशेड स्कीम चलती थी जहां पे आप छोटे छोटे लेवल पर प्रोजेक्ट करते थे कि इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल कराई जा सके। उसके अलावा हम लोग लेकर आए थे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जो कि पूरी तरह से तो नहीं हो पाई है अभी, लेकिन याद कीजिए कि गोदावरी एंड कृष्णा, ओके, ये दोनों रिवर को जोड़ा गया है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद केन बेतवा प्रोजेक्ट भी अभी पाइपलाइन में है जिसपे काम चल रहा है एमपी यूपी बॉर्डर पे, ओके, बुंदेलखंड रीजन में। क्लियर। और उसके बाद सबसे जरूरी है कि हम लोग लेकर आए थे एक पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। इसको जरूर याद रखिएगा, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए पानी तो कई बार है, मतलब कई जगहों पर मिल जाता है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पानी का। ओके, माना जाता है कि अराउंड अराउंड 90% जो ग्राउंड वाटर है हमारे इंडिया में वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लेकर आए थे पार्टिसिपेटरी इरिगेशन स्कीम। इसमें हमारा फोकस था वाटर यूज एफिशिएंसी पर, कि एफिशिएंटली यूज कीजिएगा। अब क्या होता है कि कुछ जगहों पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना फार्म के लिए फ्री है, फॉर एग्जांपल पंजाब, तो मोटर चालू कर दी रात में, फील्ड में पानी छोड़ दिया और सो गए। ठीक है, सुबह देखेंगे तो उससे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने की वजह से आपने मोटर चालू कर छोड़ दी, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, वो मिसयूज कर रही है आपकी वाटर का। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पानी आप यूज कर रहे हो। ओके, इसलिए इंडिया जब कुछ एक्सपोर्ट करता है ना, सपोज राइस या व्हीट, तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज नेट वाटर एक्सपोर्टर। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो राइस एंड व्हीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको ग्रो करने में हमने इतना ज्यादा पानी यूज किया है कि हम एक नेट वाटर एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पानी यूज करते हैं हम इनको ग्रो करने में। ऑलराइट, फिर उसके बाद आप वो सब भी डाल सकते हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ऑलराइट, ये स्कीम भी इसी पर फोकस थी कि हमें वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव बनाना है। ऑलराइट, उसके बाद फिर प्रिसीशन जो आती है हमारी, प्रिसीजन वाटर यूसेज, ओके, वो स्प्रिंकलर एंड सो ऑन, वो सब भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये सब इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए।
ऑलराइट। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है वो है एग्रीकल्चर की क्रेडिट की। ठीक है, आज भी इनफॉर्मल जो होते हैं जैसे सोनार हो गया आपके गांव में या आसपास छोटे शहर में, ओके, आपके जमींदार वगैरह हो गए या ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत बिजनेस वगैरह कर रहे हैं स्मॉल टाउन में, उनसे क्रेडिट पे डिपेंड करते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि कई बार बैंक्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है, और दूसरा, अगर बैंक का पेनिट्रेशन है भी तो वो ट्रस्ट नहीं है उनको कि यार ये फार्मर लौटा पाएगा। ओके, और फिर अल्टीमेटली वो जो पेपर वर्क वो बहुत बड़ा इशू है। एंड ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा रीजन है। किसान अभी भी कई बार, छोटा किसान ये मान के चलता है कि नहीं नहीं यार ये बैंक वाले ना मेरी जमीन हथिया लेंगे अगर मैंने इनसे लिया तो। ओके, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या लेकर आई थी? सबसे पहले तो हम लोग लेकर आए थे लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम, और इसी के अंडर में था सर्विस एरिया अप्रोच। और ये सर्विस एरिया अप्रोच ही आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ये किस चीज से रिलेटेड था। तो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड था बैंक के लिए। ओके, तो ये इसी तरह से बस छोटे छोटे अंदर के पॉइंट्स उठा के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और फिर लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। ओके, तो सर्विस एरिया में यही था कि एक बैंक को एक पर्टिकुलर एरिया डिमार्केट कर दिया जाएगा कि आप इसमें क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, रूरल रूरल एरियाज में जो भी जरूरत है क्रेडिट की, उसका ध्यान रखेंगे आप। राइट, अब इसके बाद जब ये चीजें तो ज्यादा नहीं चल पाई तो अब हम लेकर आए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। राइट, गोल वही है कि क्रेडिट एक्सेस बढ़ाना है फार्मर के लिए। एंड गुड थिंग इज कि माइक्रो फाइनेंस में आप एज लो एज आपको 10,000 रुपये चाहिए ले लो, 50,000 चाहिए आप ले लो। ठीक है, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट का मेन गोल यही था कि हमें जो बहुत छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं इनको, इनकी नीड को कैटर करना है। राइट, स्टोरेज। अब जब स्टोरेज की बात आती है तो मैंने आपको बताया अडानी ग्रुप के सिलोस जो बने हैं हरियाणा में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लाइक 64%। 64% जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, दे आर जस्ट इन 3 स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, वो भी मोस्टली वेस्टर्न यूपी। ऑलराइट, तो एक तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं है, पहली बात। दूसरा, कि जो राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं ना, टाइपिंग चैम्बर्स, जैसे आपने पॉली हाउस वगैरह देखे होंगे, वो हरे हरे कलर के टेंट के अंदर आप ग्रो करते हो। ठीक है, तो इनकी भी हमारे पास काफी शॉर्टेज है। थर्ड इज आपका जो पैक हाउसेस होते हैं, इनकी बहुत कमी है हमारे पास। राइट, उसके बाद फिर वो कोल्ड स्टोरेज की सीवियर सीवियर शॉर्टेज है कोल्ड स्टोरेज की। वेयर हाउसेस तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, बट कोल्ड स्टोरेज बहुत रेयर है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनपुट कॉस्ट ही बहुत आती है, 1 से 2 करोड़ रुपए तक की आपको जरूरत पड़ती है इसको बनाने में। राइट, तो हमारा जो भी प्रोड्यूस है उसका 30% इसलिए लॉस हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? नाउ गो बैक टू दैट बजट ऑफ 2020, हमने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ड्यूरिंग कोविड, जब फर्स्ट वेव आई थी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में लॉन्च किया गया था। ओके, इसने कहा था कि हम प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। ऑलराइट, अराउंड 1 लाख करोड़ का प्रोविजन रखा गया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने पर खर्च करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट एक और मिशन लॉन्च किया गया था, MIDH। ऑलराइट, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर के लिए लाए थे हम लोग। ऑलराइट, तो अब हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है कि कोल्ड स्टोरेज बनाना। हॉर्टिकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोल्ड स्टोरेज। ऑलराइट, अदरवाइज तो फिर वो सब खराब हो जाता है उतनी देर में तो। ठीक है, तो एक हो गया हमारा MIDH। एक और स्कीम आप मेंशन कर सकते हो, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। क्योंकि देखिए फार्मर की एक फसल निकली, सपोज कि उसकी वीट की फसल निकल गई, okay? अब उसको जल्दी अगली फसल ग्रो करनी है राइस की, तो उसके पास पैसा कहाँ है? क्योंकि अभी तो उसने वेयर हाउस में रख देगा, क्योंकि अभी प्राइस उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जब डिमांड आएगी तब बेचेगा। तो फिर उस बीच में क्रेडिट कहाँ से लाऊं? तो क्रेडिट आप लाओगे कि आपने वेयर हाउस में जब स्टोर किया है ना, तो आपको एक रिसीट दी जाएगी। इस रिसीट को आप बैंक के पास रख सकते हो और लोन अवेल कर सकते हो अगली फसल के इनपुट कॉस्ट के लिए। ऑलराइट, और अब बैंक को ये अश्योरेंस रहेगा ही कि इसकी इतनी फसल यहाँ रखी हुई है वेयर हाउस में, तो जब वो सेल आउट होगी तब हम लोग को अपना लोन का अमाउंट मिल ही जाएगा। ऑलराइट, आप अपने स्टोरेज के अगेंस्ट इस रिसीट को एक्सेस कर सकते हो फॉर अवेलिंग दी क्रेडिट। अब ये सारी चीजें कर ली, चलो स्टोरेज तक भी हम पहुंच गए, बट अब अल्टीमेटली फिर मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है ना। एंड मार्केटिंग इज अपने आप में सबसे बड़ा इशू इसलिए है मार्केटिंग, क्योंकि जो APMC मंडीज हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। ठीक है, ये जो ग्रेडिंग वगैरह करते हैं क्वालिटी की, ठीक है, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, बहुत पुअर है। इनकी खुद की स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है।
ओके, ओपन में रॉट होता रहता है आपका वीट राइस जो भी है। ओके, उसके अलावा फिर इनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जनरली जब महंगाई बढ़ती भी है ना तो फार्मर को प्रॉफिट होता है कि मुझे अपने प्रोड्यूस का ज्यादा मिल रहा है, दूसरी तरफ कंज्यूमर भी लॉस पे रहता है कि उसको भी महंगा मिल रहा है, क्योंकि बीच का ये जो मंडी फीस से लेके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना ये बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। ऑलराइट, तो अब इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहला सेम चीज ई नैम प्रोजेक्ट लेकर आए। ठीक है, ताकि इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट को यूनिफाइड किया जा सके। ठीक है, वन नेशन वन मार्केट वाला गोल था। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया था, हम लोग लेकर आए थे एक मॉडल एक्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो आता है स्टेट लिस्ट में। ओके, उस पर सेंटर लॉ नहीं बना सकता, हर स्टेट अपने अपने लॉ खुद बनाएगा, लेकिन सेंटर एक मॉडल दे सकता है। तो हम लोग लेकर आए थे मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017। एपीएलएम मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग। ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का तक लिमिट नहीं था, उसके साथ साथ हमने लाइव स्टॉक मार्केटिंग को भी इसमें अलाउ किया था। और इसमें हमने कहा था कि आप प्राइवेट होलसेल मार्केट्स को अलाउ कीजिए। ठीक है, अब अगर प्राइवेट होलसेल मार्केट को अलाउ कर देंगे तो एपीएमसी मंडीज जो हैं उनका कंपटीशन आ जाएगा, और एपीएमसी मंडीज पे सब पूरा दबदबा होता है जो स्टेट में रूलिंग पार्टी होती है। तो ये चीज वो अलाउ करते नहीं है, इसलिए इसको कहा गया कि एक मॉडल बना के हमने दे दिया है, आपको इंप्लीमेंट करना हो करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, तो पहला तो कि प्राइवेट होलसेल मार्केट्स को अलाउ करेंगे, दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजन अंडर दिस एक्ट। एंड सेकंड वाज कि एपीएमसी मंडी का जो एरिया कवर्ड होता है, ठीक है, जैसे इतने पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक मंडी, फिर इतने में दूसरी मंडी। ओके, तो ये जो एरिया कवर्ड था ना इनका, इसको भी रिड्यूस किया गया था। ओके, पहले हुआ करता था अराउंड 462 स्क्वायर किलोमीटर, इसको हमने रिड्यूस करके कर दिया 280 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना उसको कम किया जा सके। लाइक अगर मैं फार्मर हूं, मुझे पहले इतनी दूर जाना होगा अपना प्रोड्यूस लेकर। ठीक है, क्योंकि एक मंडी यहाँ है तो दूसरी फिर इतनी दूर है। और तो इस एरिया को कम किया गया था, ताकि अब जैसे अगर ये फार्मर है तो सिर्फ यहाँ से 280 स्क्वायर किलोमीटर में एक मंडी, इधर दूसरी मंडी, एंड सो ऑन। ठीक है, ताकि फार्मर की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। एक लास्ट रह गया है ई टेक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। ऑलराइट, अब देखिए हम लोग लेकर आए थे इसके लिए एम किसान पोर्टल। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मेघदूत ऐप भी लेकर आए थे हम, जो कि आपको इन्फॉर्म करती है कि अभी मानसून कैसा हो। कई बार क्या होता है, मानसून डिले हो जाता है या कई बार अर्ली ऑनसेट हो जाता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है फार्मर के लिए, वो इस मेघदूत ऐप के थ्रू आप तक पहुंचाई जा सके। ऑलराइट, सो ये कुछ चैलेंजेस थे और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, आई थिंक ये मोर देन इनफ है, आप कोई भी क्वेश्चन इससे हैंडल कर सकते हो। बट एक बार लास्टली जाते जाते ये और देख लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ट्वीटी विल टेल अस कि हम इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर अमेरिका से कंपेयर करें ना तो हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है। राइट, हमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए आपको अशोक दलवाई, ठीक है, ये मैं देखिए यहाँ पर एक एक कमेटी को अगर मेंशन करने जाऊंगा ना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, आप खुद बोर हो जाओगे। लेकिन ये जो कमिटीज है इनके रिकमेंडेशन में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार रीड कर लेना। बाकी इन पे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ओके, नो वन विल आस्क यू कि अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन कीजिए, ये सिर्फ आप अपने आंसर में यूज करते हो कि इनके अगर हम लोग यूज करें इनके रिकमेंडेशन तो वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक अशोक दलवाई कमेटी को मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसने कहा था कि हमें जो एग्रीकल्चर है हमारा, ठीक है, इस एग्रीकल्चर को एक एंटरप्राइज की तरह बनाना होगा, ठीक है, एक बिजनेस की तरह। तो फार्मर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हमें डेवलप करनी होंगी, या प्राइवेट सेक्टर को का पार्टिसिपेशन में बढ़ाना होगा कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखिए एग्रीकल्चर में। ऑलराइट, तो हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत होगी और उसको हमें एनकरेज करना चाहिए इसमें। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। राइट, जैसे आज आपका कंट्री डिलाइट चल रहा है बहुत, ओके, सीधे कॉन्ट्रैक्ट कर लो फार्मर से, हमें रोजाना इतना वेजिटेबल फ्रूट्स या मिल्क चाहिए, आप हमें प्रोड्यूस करके दीजिए, हम आपको अच्छे प्राइसेस देंगे। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमें इसमें एनकरेज करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि जब एक बार प्राइवेट सेक्टर इसमें आएगा ना तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ताकि जो भी प्रोड्यूस आज शाम को हुआ है, सपोज कोई सब्जी है, ठीक है, वो शाम को प्रोड्यूस हुई है, तो वो अगली सुबह से पहले दिल्ली तक अवेलेबल हो जाए हरियाणा से। राइट, नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ऑफ एग्री फ्यूचर मार्केट।
देखिए फ्यूचर मार्केट में कि कई बार आपकी बाइंग सेलिंग किस प्राइस पे होगी, कितने अमाउंट कितनी क्वांटिटी में होगी, ये सब पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। ऑलराइट, तो इसको एग्री एग्री फ्यूचर मार्केट को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। अगर सबसे डेवलप आपको दिखेंगे ये तो यूएसए और चाइना में दिखेंगे। देखिए हमारे यहाँ क्या स्मॉल फार्मर्स हैं और मोस्टली मोस्टली वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। कई बार प्राइवेट कंपनीज इनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर लेती हैं। कई बार तो उनकी जमीन पे तक वो कब्जा कर लेंगी उस वजह से कि वो पहले आपको लोन देंगी, लीजिए ये ग्रो कीजिए, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो काफी प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को मीडिएट करना पड़ता है बीच में। तो उस चीज की वजह से हमने इसको कभी ज्यादा एनकरेज नहीं किया फ्यूचर्स मार्केट को, बट इसको एनकरेज करने की जरूरत है अगर हमें वाकई में अपने एग्रीकल्चर को एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेटी थी, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। इसकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दूंगा, आप वहां से पिक कर लेना। लेकिन अगेन आई एम सेलिंग टेलिंग यू, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे एग्जाम में। अगर आएगा तो आपको सिर्फ खुद ही मेंशन करना होगा वो, ठीक है। इसने भी कहा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट कुछ चीजों में, जैसे स्लोस बनाने में, तो अडानी ग्रुप ने बनाए वो, ठीक है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमें डेवलप करने चाहिए ताकि एक प्रोड्यूस को, जैसे सपोज टोमेटो है तो उसको तेजी से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। अगर हम अपनी मालगाड़ियों की बात करें जो ट्रेन वगैरह की हैं, अगर उसकी बात करें हम, तो उनकी एवरेज स्पीड है जस्ट 25 किलोमीटर पर आवर, ओके। चाइना में उनकी जो मालगाड़ियां हैं उनकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो उनका जो प्रोड्यूस होता है, चाहे इंटीरियर में हो रहा हो प्रोडक्शन, ठीक है, वो बहुत जल्दी मार्केट तक पहुंचता है खराब होने से पहले। हमारा तो कई बार पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाता है, राइट। उसके अलावा हमें डेवलप करने चाहिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। ये सब शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन थे, ठीक है। सो अल्टीमेटली ताकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो इंप्रूव हो सके, एफिशिएंट भी हो सके, और एफिशिएंट के साथ साथ फास्ट भी हो सके, एफिशिएंट एंड फास्ट, ऑलराइट। फिर उसके बाद हमें जरूरत है कि हमें अपनी फार्मर्स की लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उनको लगता है नहीं नहीं मानसून जल्दी आ जाएगा, इस बार जल्दी आ जाएगा, और वो अपने सीड्स बो कर देते हैं, बट नहीं आता है, कई बार डिले हो गया। तो वो जो अवेयरनेस है ना वो उस लिटरेसी से आएगी। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम लोग एक भारत नेट प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज ब्रॉडबैंड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने की, वो सब और स्ट्रेंथन करें, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे, ठीक है। फिर इसमें आप वही किसान ऐप को मेंशन कर सकते हैं कि हमें इसका यूज और अच्छा अवेयर करना चाहिए फार्मर को। हमें मेघदूत ऐप वगैरह के बारे में फार्मर को अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि हम लोग एक इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर सके, ऑलराइट। तो दिस वाज द वे फॉरवर्ड। रही बात इन दोनों कमेटी की, अशोक दलवाई एंड शांता कुमार, तो इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। हर चीज यहाँ डिस्कस करना जरूरी नहीं है। हमने चैलेंजेस भी देख लिए और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी देख लिए, ठीक है। एंड अगेन टेलिंग यू दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, ओके। हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड करीब 10 to 12 वीडियोस में पूरी एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करेंगे, ओके। दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट, सो डोंट जज टू क्विकली, ओके, कि क्या है और क्या नहीं, ऑलराइट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा मेंस 450 सीरीज में। एंड आप लोगों से ज्यादा हमें इस बात को इंश्योर करना है कि आप लोग अगले मेंस में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, बट साथ साइड बाय साइड अपनी फिल्म्स की प्रिपरेशन पे भी पूरी तरह से फोकस रहिएगा, ओके। फिल्म्स इज नॉट दैट इजी नाउ डेज, इट इज वेरी डाइजी, ओके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।